गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित विषयों के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है तथा वह कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रहता है, लेकिन 3 स्थितियों में वह 5 वर्ष से पूर्व उसका पद रिक्त हो सकता है। या तो वो मर जाए तब वो पद रिक्त हो जाएगा, या फिर वो इस्तीफा दे दे तब पद रिक्त माना जाएगा, या फिर उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाए और महाभियोग सिद्ध हो जाए तब उसे पद से हटाया जा सकता है। या फिर वो 5 वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। आइए हम लोग देखते हैं किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति अपने पद से पद त्याग करता है। पहला है उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में। यदि किसी राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान यानी 5 वर्ष के अवधि के दौरान यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका पद रिक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका कार्य का संचालन उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति उसके कार्य के दौरान उपराष्ट्रपति का कार्य न कर राष्ट्रपति का कार्य करता है, इसलिए उसे राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं मिलती है तथा उसके द्वारा लिए गए निर्णय राष्ट्रपति जैसा ही माना जाता है। लेकिन 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान संविधान के अंतर्गत निहित है। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो चुनाव राष्ट्रपति का नया चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरी स्थिति है कि यदि 5 वर्ष से पूर्व भी चाहे तो इस्तीफा देकर वो पद मुक्त हो सकता है, यानी उसका पद खाली हो सकता है। 5 वर्ष के पूर्व वह रिजाइन जो है उपराष्ट्रपति को दे देता है। उपराष्ट्रपति उसके कार्यों का निर्वहन करता है और उसके निर्वहन की यह अवधि जो है 6 माह ही है, यानी रिजाइन से 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए और इस दौरान उसके कार्यों को करने की जिम्मेदारी उपराष्ट्रपति की ही होती है और वो राष्ट्रपति जैसा ही कार्य 6 माह करता है जब तक नया चुनाव नहीं हो जाता, यानी निश्चित रूप से 6 माह के अंदर नया चुनाव हो जाता है। इसके बाद राष्ट्रपति के ऊपर यदि महाभियोग लगा दिया जाए और यह महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है कि उस राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व महाभियोग की सूचना दी जाए और 1/4 सदस्य एक प्रस्ताव को लाएं जिस पर उनका हस्ताक्षर होना चाहिए कि हम लोग राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। इसकी एक प्रति जिस पर 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसके बाद यह प्रस्ताव किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए और दोनों सदन के बहुमत पारित हो जाने के बाद राष्ट्रपति को पद से पद मुक्त कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया संविधान में लिखित प्रावधानों के तहत दी गई है, जिसमें अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 56 और 61 में महाभियोग संबंधी प्रावधान का वर्णन है। और यह महाभियोग उसकी अक्षमता या उसके द्वारा संविधान के विरुद्ध किसी छेड़छाड़ या उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लाने की प्रक्रिया दी गई है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है। इस तरह से राष्ट्रपति को अपने पद से
हटना पड़ता है। यानी 3 स्थितियां ऊपर बताई गई है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को उसके पद से पदमुक्त होना पड़ता है। यानी पदमुक्ति के लिए पहला है मृत्यु, दूसरा है स्वैच्छिक त्यागपत्र और तीसरा है महाभियोग। महाभियोग अक्षमता या संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध कार्य करने के लिए राष्ट्रपति को उसको पद से मुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति को सिविल मामलों में न्यायालय के सिविल प्रक्रिया के तहत उसको अनुमति प्रदान की गई है कि उसके खिलाफ कोई भी सिविल मामला नहीं चलाया जाएगा जब तक कि वह राष्ट्रपति पद पर है। लेकिन आपराधिक मामलों में यह अनुमति नहीं दी गई। यानी आपराधिक मामले में राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, बशर्ते कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी और उसके खिलाफ आपराधिक मामले चल सकते हैं। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और वह संविधान के तहत उसे शपथ दिलाई जाती है और उसके अनुसार उसे कार्य करना होता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश या अन्य मुख्य न्यायाधीशों द्वारा नामित अन्य न्यायाधीशों द्वारा दिलाई जाती है, जबकि राष्ट्रपति को न्यायपालिका से संबंधित यदि कोई राय लेनी होती है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है और जो भी परामर्श राष्ट्रपति लेता है उस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। कई मामलों में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से अपनी राय अनुच्छेद 143 के तहत लेता है। इसके बाद राष्ट्रपति को कुछ सैनिक अधिकार भी प्राप्त है। इसके तहत वह सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है और सेना का मुख्य कमांडर इन चीफ भी होता है। इसलिए पूरा सैनिक उसे अपना सर्वोच्च सेनापति मानते हैं, तो यह उसके सैनिक अधिकार है। राजनयिक अधिकार के तहत जितने भी देशों से समझौता होता है या भी जितने भी दूसरे देश के राजनयिक भारत में आते हैं उनको नियुक्त करता है, उनको नियुक्त करता है, या फिर भारत से जो भी राजनयिक विदेश जाते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से ही जाते हैं या उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से ही होती है। तो ये सब अधिकार जो है राष्ट्रपति के राजनयिक अधिकार के तहत आते हैं। राष्ट्रपति को न्यायपालिका संबंधी भी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति न्यायिक मामलों में कुछ दंड को कम, विराम या लघुकरण कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में क्षमा प्रदान भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति का यह अधिकार न्यायपालिका संबंधी अधिकार के अंतर्गत ही आता है। यदि किसी को फांसी की सजा होती है या फिर आजीवन कारावास की सजा होती है तो ऐसे गंभीर मामलों में भी राष्ट्रपति उसके सजा को लघु कर सकता है, क्षमा कर सकता है या विराम लगा सकता है। ऐसी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है क्योंकि वो भारत का न्यायपालिका के मामलों में कुछ विशेष अधिकारों से दिए गए हैं और इसका उपयोग राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो तो ऐसे विवाद राष्ट्रपति के विवाद के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। इस तरह से राष्ट्रपति
राष्ट्रपति को किसी मामलों में अनुमति देने, किसी विधेयक को अनुमति देने और नहीं देने संबंधी भी अधिकार प्राप्त है, जिसको जेपी वीटो के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 111 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को लौटाना चाहता है तो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा, जबकि जेपी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि धन विधेयक से इतर कोई विधेयक है तो राष्ट्रपति उसे न लौटाता ही है बल्कि अपने जेब में रख लेता है। तो ऐसे अधिकार को राष्ट्रपति के जेपी वीटो अधिकार के तहत जाना जाता है। राष्ट्रपति के कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है, जो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, देश, आंतरिक अशांति या सशस्त्र विद्रोह या बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात 352 के तहत अधिकार प्राप्त है। और 356 आपात संबंधी अधिकार यदि राज्य सरकार केंद्र के या संविधान के अनुसार यदि शासन चलाने में नाकामयाब रहती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से राज्य के विधायिका को भंग करती है और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान 356 में दिया गया। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाए जाने का प्रावधान राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वहां पर शासन राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है। मुख्यमंत्री आपको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है, वहां राज्य सरकार नामक कोई चीज नहीं होती है। लेकिन 356 के तहत ऐसी जैसे ही सामान्य स्थिति आ जाती है वहां चुनाव कराकर फिर से राज्य सरकार की बहाल कर दी जाती है। यानी उसके कुछ कंडीशन है जिसके तहत 356 अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। जबकि 360 जो है वित्तीय आपात से है। जब देश की आर्थिक स्थिति चरमरा जाए, आय व्यय की व्यवस्था गड़बड़ा जाए, तो उस स्थिति में देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जितने भी राष्ट्रपति से लेकर कर्मचारी तक को वेतन भत्तों में कटौती करने का प्रावधान वित्तीय आपात के नाम से जाना जाता है और भारत में अभी तक यह स्थिति नहीं है, एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए जबकि राष्ट्रीय आपात तीन बार भारत में लगाई जा चुकी है, जबकि 356 का प्रयोग कई बार राज्यों में किया जा चुका है, जबकि वित्तीय आपात राज्यों में एक बार भी, वित्तीय आपात देश में एक बार भी अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के बहुत सारे अनगिनत कार्य और शक्तियां जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थिति प्रदान करता है और एक राष्ट्रपति ही एक ऐसा पद है जिसके सेवानिवृत्ति के बाद उसे किसी भी पद पर काम से वंचित माना जाता है, यानी उसके बाद उसे अब कोई भी पद नहीं दिया जाता है। देश के राष्ट्रपति कितनी भी बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसका प्रावधान संविधान में है और राष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिका संविधान से लिया गया प्रावधान है और उसकी नियुक्ति, उसकी प्रक्रिया, उसके चयन की प्रक्रिया इत्यादि सारी बातें हम अमेरिका संविधान से लिए हुए हैं। और भारत में और अमेरिका के राष्ट्रपतियों में बहुत सारा अंतर भी है, क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है, यानी केवल नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति विधायिका के प्रमुख यानी प्रधानमंत्री होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित है। जबकि संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, यानी राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के अनुसार ही कार्य करना है। यदि इसके विरुद्ध जाते हैं तो उनके ऊपर संविधान के उल्लंघन के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
किसी तरह के निर्णय लेते हैं तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, यानी प्रश्न उठाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रपति के हाथ बंधे होते हैं और राष्ट्रपति किन प्रकार प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद को बात मानने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को भारत का रबर स्टाम्प भी कहा जाता है। धन्यवाद।